नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि हमारी जो मेमोरी है उसको बूस्ट करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन-कौन सी योगिक एक्सरसाइज की जा सकती हैं और किस तरीके से उनका वैज्ञानिक आधार है। किस तरीके से अगर हम किसी आसन की बात करते हैं कि किसी आसन से आपकी मेमोरी बूस्ट बूस्ट होती है या फिर आपकी याद रखने की क्षमता या कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो किस तरीके से वो काम करता है, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिप्पोकैम्पस एक जगह है हमारे फोर ब्रेन में जहाँ पर जिसको स्टोरेज या एक ऐसा हार्डवेयर आप समझ सकते हैं जो कि हमारी मेमोरीज़ को स्टोरेज करता है। और मैंने ये भी कहा था कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप लगातार लर्न करते जाओ, ये कभी भी जो है फुलफिल नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि एक लिमिट है, ये अनलिमिटेड मेमोरी को जो है स्टोर करने में सक्षम है। बावजूद इसके, क्योंकि सबकी बनावट एक जैसी है, बावजूद इसके हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत शार्प माइंडेड हैं और कुछ लोग जो है एक एवरेज माइंडेड लोग होते हैं और कुछ लोग जो है बहुत ही डल माइंडेड लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन कारण ये है कि आपकी जो एक्सरसाइज है, माइंड की जो एक्सरसाइज है, एक तो जीन के स्तर पे भी है, कुछ लेवल जो है उसका भी है कि जीन के स्तर पे आपको किस तरीके का ब्रेन मिला है, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं किस तरीके से एक्टिवेट होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। एक लेवल वो है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं जो एक वो कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान। तो अभ्यास के आधार पर भी जो है हम ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम व्यावहारिक जीवन में कई लोगों को हम ऐसे देखते हैं कि जो हम आपने कई लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि पहले जो है इस क्लास तक तो ये इतना डल था, लेकिन उसके बाद जो है धीरे 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 इतना इम्प्रूव किया कि आज बहुत अच्छे पोस्ट पे है या बहुत अच्छी रेपुटेशन पे है। उसी तरीके से हम कुछ लोगों को देखते हैं कि बचपन में बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, लेकिन एक समय के बाद जो है वो लोग कुछ खास नहीं कर पाते हैं। और तो इस तरह के एग्जाम्पल हम जो है लगातार अपने समाज में लोगों को देखते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं और अलग अलग भी माध्यम है। लेकिन हम बात करते हैं योग की। योग में कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमारी मेमोरी को बूस्ट करते हैं, हमारी मेमोरी को इंक्रीज करते हैं। तो इस पे जो है हम सीधे सीधे पहले एक कंसेप्ट में बार बार पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में ये बात कही है, लेमार्क के उस सिद्धांत की मैं बात करूँगा जिसमें वो ये कहते हैं कि शरीर के जिस अंग का अधिकतम उपयोग होता है वो अंग धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, और जिस अंग का मिनिमम उपयोग होता है या फिर उपयोग हम नहीं करते हैं, एक समय के बाद वो जो है निष्क्रिय हमारी बॉडी में होने लगता है। मसल के लेवल पे भी उन्होंने ये बात कही है। कई एग्जाम्पल दिए, सांपों का एग्जाम्पल दिया कि पहले सांपों के पैर हुआ करते थे। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंग, अपेंडिक्स हमारी आई के बगल में जो जगह है, जो आई की लेयर मछलियों जैसी हुआ करती थी। टेल बोन की बात करते हैं, टेल का उपयोग ख़त्म कर दिया तो टेल ख़त्म हो गई। इस तरह की बहुत सी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको जो है शरीर के जिस भी अंग का आप उपयोग नहीं करते हैं वो अंग डैमेज होने लगता है एक समय के बाद या फिर कुछ पीढ़ियों के बाद। तो इसी कंसेप्ट से अगर हम चलेंगे तो बात कर रहे हैं मेमोरी की और शार्प माइंड की। तो शार्प माइंड पाने के लिए और मेमोरी को और शार्प करने के लिए जो है हमें कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि हमारा जो ब्रेन है उसके न्यूरॉन्स को आदत हो। बचपन से हमें कहा जाता था ना कि जैसे बच्चा छोटा होता तो उसको घर वाले बताते हैं कि स्कूल जब भी जाए लेकिन उसको धीरे धीरे कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए कि भाई ये आपकी नोज़ है, ये आपकी आइज़ हैं, ये है, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं। लगातार उसको हर दिन एक दिन में नहीं सीख पाता हो, लगातार उसको बताना पड़ता है कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये नोज़ है, ये आइज़ है, ये एनिमल है, ये है। इस तरीके से जब हम लगातार उसको चीज़ें बताते हैं और लगातार उसके कॉन्टैक्ट में आती हैं, रिपीट होती हैं, तो एक टाइम के बाद वो मेमोरी जो है स्टेबल हो जाता है उसके माइंड में। वो कभी नहीं हटती, वो कभी नहीं भूलता कि ये पापा हैं या नहीं। अगर वो 1 साल बाद भी पापा उसे मिलता है तब भी उसको पता है कि ये हैं। या कोई एनिमल आपने उसको लगातार रिपीट करके बताया है, तो एक टाइम के बाद आप देखोगे कि बच्चे को सब याद है कि ये वाला, इस एनिमल का ये वाला नाम है। तो इसका जो सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि लर्निंग, आपको लगातार लर्निंग और रिपीटेशन, लर्न रिपीटेशन। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है या जो भी चीज़ें की हैं, कोई भी एक आदमी आपके संपर्क में आया अचानक से, आपने एक बार
हल्का फुल्का उससे कांटेक्ट हुआ, कुछ समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद अगर वो आदमी नहीं आपको मिलता है तो आप हो सकता है उसको भूल जाएं, या फिर कई बार माइंड में ऐसा रहता है कि हाँ इसको कहीं देखा तो, लेकिन कहाँ, वो चीज़ एकदम क्लियर नहीं आती। क्लियर इसलिए नहीं आती क्योंकि जिस समय भी, एक तो जिस समय जो प्रेजेंट में आपको मिला था उस समय आप उसी पे फोकस नहीं कर पाए, उस समय आपके ब्रेन में बहुत सारे थॉट थे, पहला कारण ही। और दूसरा, वो रिपीट आपको नहीं मिला, बहुत टाइम के बाद मिला, तो ऐसा हो जाता है। तो योग में कुछ एक्सरसाइज है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रिया योग में। क्रिया योग में पतंजलि योग सूत्र में जो क्रिया योग है उसमें बताया गया है तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो इन्हीं 3 बातों में हम पहले सबसे पहले फोकस करते हैं। तप का मतलब है कठिन परिश्रम। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो है आपको कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, वो शरीर के स्तर पे हो, मन के स्तर पे हो, या फिर बुद्धि के स्तर पे हो। अगर आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आपको उस स्तर का जिम करना पड़ेगा। आपको जिस मसल की स्ट्रेंथ चाहिए उसके लेवल पे आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी वो स्ट्रेंथ होगी। आप खुद देख सकते हैं कि जो लोग राइट हैंड से जो है राइटिंग करते हैं, वो उनसे अगर आप लेफ्ट से कराओ तो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसी हाथ से आपने जो है लगातार प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहली बात है तप का मतलब यहाँ पर आप परिश्रम से समझ लीजिए। आपको कोई भी काम चाहे वो शरीर के स्तर का हो, चाहे वो मन के स्तर का हो, चाहे बुद्धि के स्तर का हो, लगातार आपको रिपीटेशन में उस काम को करना पड़ेगा। उसके बाद है स्वाध्याय का मतलब है 2 तरीके से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। स्वयं का अध्ययन के स्तर पे भी निकाल सकते हैं और स्वयं के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन भी किया जा सकता है। तो स्वयं का अध्ययन भी करते रहें लगातार, अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। वो कहते हैं कि आप कल क्या थे और आज क्या हो और आगे होने वाले क्या हो, उस दिशा में जब आप ये 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हो कि मैं कल जो है कल से और आज में मुझे कितना अंतर है। अगर जो आप कल थे वही आज हो, आपका बुद्धि का स्तर वही रह गया है, तो इसका मतलब आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। आपको कल कोई सवाल नहीं आता था, लेकिन आज वो आता है, और कुछ ऐसे हैं जो अभी नहीं आते हैं, आप वो कल सीखने वाले हैं या उनके लिए अभ्यास करने वाले हैं। तो इस तरीके की जो मनोवृत्ति है, इसका अभ्यास अगर आदमी करता रहेगा। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान का मतलब समर्पण से है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति आपका समर्पण हो। मन तीनों तरीके से, अगर आप कर्म के स्तर से कर्म की बात अगर आप करेंगे तो वाचिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों तरीके से जब आप एकजुट होकर कोई भी कार्य करते हैं तो आप सफलता निश्चित प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आसन की। कौन कौन से आसन है? तो आसनेन भवेत् दृढ़म्, आसन से दृढ़ता की प्राप्ति होती है। कौन कौन सी दृढ़ता? शारीरिक और मानसिक। क्योंकि यहाँ पे हम मानसिक दृढ़ता की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक आसन है। वैसे तो सब आसन, जितने भी आप योगिक एक्सरसाइज करते हैं, उन सब से कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को फ़ायदा होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो आप कम से कम समय में जिनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे इसमें जो है एक तो पद्मासन की स्थिति में आप अगर बैठ के कुछ देर, पद्मासन की स्थिति में होता क्या है कि आप जब इस स्थिति में होते हैं, आपकी स्पाइन सीधी होती है, आपकी नेक सीधी होती है, और आंखें बंद करके आप कुछ देर बैठते हैं और शांति महसूस करते हैं। तो इससे आपके जो न्यूरॉन्स हैं लगातार रिलैक्स होते जाते हैं, जो आपके ब्रेन को बूस्ट करती हैं। आपके ब्रेन जो के अंदर जो अपशिष्ट जमा हो गया है उसको रिलीज़ होने में मदद करता है। तो पद्मासन एक ऐसा अभ्यास है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो वृक्षासन ये बैलेंसिंग आसना है। आप जो है एक लेग में पूरे बॉडी के बैलेंस करते हैं, और आप जब उसका इंस्ट्रक्शन देते हो करवाने के लिए, तो आप कहते हो कि एक पॉइंट पे फोकस करो। जब तक आपकी आंखें नहीं टिकेंगी आप नहीं टिक पाओगे। तो वृक्षासन एक ऐसा आसन है जो आपको आपके कंसंट्रेशन में वृद्धि करता है। आप एक जगह देखते रहोगे तब तक आप टिके रहोगे, जैसे ही आपकी नज़रें हिली आपकी बॉडी भी हिल जाएगी। तो ये एक सबसे, अगर आप बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं, आप वृक्षासन करवाइए। वृक्षासन का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिससे जो है दिमाग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप कंसंट्रेट करने की क्षमता जो है बच्चों में बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है ताड़ासन है। ताड़ासन में भी आप वैसे ही करते हैं, पंजों पे खड़े होते हो और पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखते हो। तो उसमें भी जो है आपको पूरा फोकस करना होता है पूरी तरीके से। जब तक आप फोकस्ड हो, आप आसन की स्थिति में रहोगे, जैसे ही आपका फोकस खराब होगा वैसे ही आप डिस्टर्ब हो जाओगे। उसी तरीके से आप गरुड़ासन का अभ्यास करवा सकते हैं। गरुड़ासन का अभ्यास, गरुड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया और ताड़ासन हो गया। ये 3 ऐसे आसन हैं जो आपको छोटी उम्र से बच्चों को करवानी चाहिए, जिससे ये कंसंट्रेशन में वृद्धि करने वाले आसन है। लगातार आपको एक जगह फोकस करने की बात करवाई जाती है।
जिससे जो है आपको वर्तमान में रहने की आदत हो जाती है। जो अनावश्यक थॉट हैं, क्योंकि जो जितना चंचल होगा उसकी आँखें इतनी तेज़ इधर-उधर जाएँगी, उतनी उसकी साँसें उतनी तेज़ चलेंगी, तो उसके कारण क्या होता है कि वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो आसन के लिए जब भी आप कंसंट्रेट अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक जगह रुकना होता है। इसके कारण जो है आपके ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये 3 तो मुख्य आसन थे। इसके अलावा सर्वांगासन और ऐसे सारे आसन जो कि ब्लड फ्लो को ब्रेन की तरफ ले जाते हैं। इन आसनों से क्या फ़ायदा, शीर्षासन भी इसमें है, लेकिन शीर्षासन हर कोई नहीं कर सकता। इन आसना से क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में जितना ब्लड फ्लो जाएगा उतना न्यूट्रिशन पहुंचेगा, यानी कि जो न्यूट्रिशन है और जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम जब आपके ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन की सेल्स में पहुंचेगा, न्यूरॉन्स तक पहुंचेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जब न्यूट्रिशन लेंगी तो उनकी जो पावर है वो ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा वो अपना काम करने की क्षमता रखेंगे। और अपना काम यानी कि हिपोकैम्पस के आसपास की जो नर्व्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, तो वो ज़्यादा शार्प होती जाएंगी। यानी कि किसी भी शरीर की किसी भी जगह को काम करने के लिए पोषण चाहिए होता है। तो जब भी आप कोई ऐसा आसन करते हो जहाँ से आपका ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आप पोषण वहाँ तक अच्छे से पहुँचा पा रहे हो, और जितना अच्छा पोषण जाएगा उतना अच्छा वहाँ पे क्या होगा, उसकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा जो है सर्वांगासन या जितने भी विपरीत आसन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा योग निद्रा एक ऐसी योगिक एक्सरसाइज है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। योग निद्रा एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपके 8 घंटे की नींद और यहाँ आधे घंटे का योग निद्रा जो है बराबर इफेक्ट आपको देते हैं। और दूसरा, योग निद्रा में हम करते क्या है कि पहले आपको शवासन में लिटा देते हैं। शवासन में लिटाने के बाद आपका जो चित्त है, या अगर आप मॉडर्न भाषा में समझे तो आपका जो ब्रेन है उसको हम क्या करते हैं कि आपके शरीर के अलग अलग प्रदेशों में, शरीर के अलग अलग अंगों में फोकस करवाते हैं कि आप अपने अंगूठे को फील करिए, अपने नीज़ को फील करिए, अपने थाइज़ को फील करिए, अपने चेस्ट को फील कीजिए, अपने एब्डोमेन को फील करिए, यानी कि देखें। तो जितना आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप जो है आँख बंद करके शवासन में पूरी तरीके से रिलैक्स होके शरीर के अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग अंगों को जितना जितना आप फील कर पाएंगे, उतना आपका, इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन की एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा हो पा रही है। अनावश्यक थॉट जो है, अनावश्यक जो वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों से आप उस समय मुक्त हो, और धीरे धीरे जो है आप लंबे समय तक उनको फोकस करना शुरू कर देते हो। तो योग निद्रा और एक बेहतर एक्सरसाइज है आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। इससे बेहतर कोई दूसरी एक्सरसाइज हो नहीं सकती, योग निद्रा। और इसके अलावा अगर आप प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम तो हमने कहा कि जितने भी प्रकार के प्राणायाम आपने पढ़े हैं, हठ योग से पढ़े हैं, पतंजलि योग से, जितने भी प्रकार के आप प्राणायाम या डीप ब्रीथ आप जिसको समझते हो, उनसे ब्रेन बूस्ट होगा। मैक्सिमम ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंचती है, मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होता है और मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। तो जितने भी प्रकार के प्राणायाम हैं उन प्राणायाम से फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक स्पेसिफिक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आप डीप इनहेल करते हैं और फिर ओम ध्वनि के साथ जो है एक्सेलेशन करते हैं, आपके कान बंद होते हैं, आपकी आंखें बंद होती हैं। तो इसकी जो वाइब्रेशन है, इसकी वाइब्रेशन से आपके ब्रेन में आप अगर फील करोगे, जब आपका भ्रामरी प्राणायाम के लगातार अभ्यास से आपको समय के बाद जब आपका परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आप उसके बाद आप फील कर पाएंगे कि आपके ब्रेन में एक जो है स्पेशल टाइप की वाइब्रेशन आप उसको महसूस कर पाएंगे एक सूक्ष्म स्तर पे। तो उस वाइब्रेशन से जो आपके जो न्यूरॉन्स है, जो किसी कारण से डैमेज हो गई या कुछ भी ऐसी समस्या अगर ब्रेन के अंदर है, न्यूट्रिशन की कमी के कारण या जीन के कारण भी कई बार ऐसा होता है, तो वो न्यूरॉन्स जो है आपकी एक्टिवेट होने लगेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम का लगातार अभ्यास आपके ब्रेन को बूस्ट करेगा, हेल्थी भी रखेगा बाहर की डिजीज़ों से, और इसके अलावा जो है मेमोरी को भी बूस्ट करेगा, मेमोरी को भी शार्प करेगा। डीप ब्रीथिंग हमने बात करी थी। त्राटक एक क्रिया है, त्राटक का भी अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक का अभ्यास करने से भी आपकी मेमोरी शार्प होती है। आप लगातार किसी त्राटक भी, पहले आपने बाह्य त्राटक किया, उसके बाद अंतः त्राटक किया, तो बाह्य त्राटक जब तक आप करते हैं, आपकी जो आइज़ हैं उनके थ्रू आपके ब्रेन में जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, जो भी वस्तु आप देख रहे हैं, चाहे वो लाइट है, कैंडल है या कुछ भी, जो उसको आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप फोकस कर रहे हैं। तो जितनी देर आप फोकस्ड हैं उतनी देर आपका ब्रेन एक्टिव है। और उसके बाद जब आप बहुत बाह्य त्राटक में परफेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप अंतः त्राटक करते हैं, वही चीज़ को आप अंदर देखना शुरू करते हैं। तो आपका जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं
वो हाइपर रिएक्टिव होती हैं। और दूसरा चीज़ सबसे इसका इन सब का अगर आप निचोड़ में जाएंगे तो बात वही हो रही है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। विभिन्न प्रकार की वृत्तियों को इसमें आप निरोध कर दे रहे हैं। आप सिर्फ एक वृत्ति, एक ही चीज़ पे फोकस्ड हो, चाहे आप योग निंद्रा कर रहे हो, चाहे आप त्राटक कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन भी इसमें है। मेडिटेशन भी का भी एक ही मकसद है। हम कहते हैं अपनी ब्रीथिंग पे एक्सरसाइज, अपनी जो सांसें हैं उन पर फोकस करिए। आप सांसों पे फोकस करते हैं, उसका मतलब ये है कि आप उस समय अनावश्यक विचारों को, अनावश्यक वृत्तियों से रिलीज हो पा रहे हैं और सिर्फ एक थॉट पे, एक वृत्ति पे जो है फोकस कर रहे हैं। और जब लगातार आप अभ्यास करते हैं तो वो वृत्ति भी जो है आपकी समाप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक स्तर पे, हम बात कर रहे हैं अपने ब्रेन को शार्प करने पर, अपनी मेमोरी शार्प करने की। तो मेमोरी शार्प करने का हमारा जो पूर्ण उद्देश्य है, आपने ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई, इन सब में जो है आपने एक ही चीज़ देखी है। सबका एक ही उद्देश्य है, सब एक ही जगह जा रही है। एक तो हमारी जो नर्व हैं, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स में अगर कोई थकान है, थकान के कारण उनके अंदर अपशिष्ट पैदा हो गया है या लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, तो एक तो हमारा फोकस उसको रिलीज़ करना है कि जो अपशिष्ट जमा हो गया है, क्योंकि अपशिष्ट जमा होने से थकान महसूस होती है, तो अपशिष्ट को रिलीज़ करना है, पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है, वहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचाना, मैक्सिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वहाँ तक पहुँचेगा तो मैक्सिमम एनर्जी आपकी ब्रेन को मिलेगी। तो ये दो मकसद हमारे हैं, और इन दोनों मकसद अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइजेज बताई, ये सारी एक्सरसाइज उन दोनों मकसद को पूरा करती हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या कारण है, क्या कॉज है कि मेमोरी अगर कुछ लोग में कम होती है। तो उसका एक मेन कारण ये है कि लैक ऑफ एनर्जी, आपके ब्रेन में एनर्जी की कमी हुई। एनर्जी की कमी होने के कारण आपने किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाए। दूसरा आप देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा थक गए हैं किसी काम के कारण, उसके कारण भी आप फोकस नहीं कर पाते। तीसरा क्या है कि कुछ लोग लेज़ी होते हैं, वो प्रैक्टिस करने से कतराते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। और दूसरा है लैक ऑफ कंसंट्रेशन हमने पहले बात कर ही ली कि अगर आप फोकस किसी चीज़ पे नहीं हो पाते, आपके सामने कोई व्यक्ति आया, आप उसको अच्छे से फोकस नहीं कर पाए, तो आप कुछ समय के बाद, बहुत कम समय के बाद उसको भूल जाते हैं कि आदमी कौन था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे ब्रेन की लगातार एक्सरसाइज से ब्रेन की मेमोरीज़ को बूस्ट किया जा सकता है और एक हेल्थी ब्रेन का निर्माण किया जा सकता है। फिर किसी वीडियो में बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पे। धन्यवाद।